हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक और बढ़िया सा वन शॉट, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन शॉट। आज है 13 तारीख और आज ही सुबह हम आ गए हैं मैक्रो के वन शॉट के पार्ट 1 के साथ, और शाम को आ जाएंगे मैक्रो के वन शॉट पार्ट 2 के साथ। दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोग कवर करेंगे यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को। ठीक है। यूनिट 1 है आपका नेशनल इनकम कैलकुलेशन, यूनिट 2 है मनी एंड बैंकिंग और यूनिट 3 है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों ही यूनिट अपने आप में बहुत ही अच्छी वेटेज रखते हैं और बहुत ही अच्छा काउंटिंग करते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द यूनिट 1। और यूनिट 1 जो है वो कवर करता है ये सारे थियोरी क्वेश्चंस और 3 तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी। ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द थियोरी क्वेश्चंस फर्स्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जो कि बिहेवियर और परफॉर्मेंस इकोनॉमी का स्टडी करती है। ठीक है, एज ए होल यूनिट। ठीक है, एज ए होल यूनिट पे फोकस देना है आपको। ठीक है, ये एक एग्रीगेटेड इंडिकेटर है जैसे कि जीडीपी। ठीक है, एग्रीगेट की बात करती है, कंप्लीट की बात करती है, जैसे कि एक होल इकोनॉमी, एक होल नेशन। ठीक है, इसमें मेजर स्टडी एरियाज क्या हैं? तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब इसके मेजर स्टडी एरियाज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कमिंग टू गुड्स एंड टाइप्स, ये इसका अगला टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इस पे बेस्ड एमसीक्यू बन सकता है। गुड्स होते हैं दो तरीके के दोस्तों, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स के भी दो तरीके हैं, कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड को कैसे पहचानना है? अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से कुछ किया गया है तो दैट इज अ कैपिटल गुड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फिक्स डिपॉजिट बना दी गई, तो ये क्या है? एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, यानी ये क्या है? मेरा एक कैपिटल गुड है। ठीक है, कंज्यूमर यानी कंजम्पशन से रिलेटेड, जैसे मैंने एक मिल्क का पाउच परचेस किया और मैंने उसको कंज्यूम कर लिया, सो दिस इज अ कंज्यूमर गुड। ओके, व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड? जिसको हम प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या फिर रीसेलिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स माय फ्रेंड्स। ठीक है, ये इस पे बेस आपका एमसीक्यू बन सकता है। ये जो अंदर व्हाइट लिखे हुए ना ब्रैकेट्स में व्हाइट वर्ड्स, इनको ध्यान रख के आप चीजें लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। डायरेक्टली पूछ लेता है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो एट अ टाइम मेजर कर लिया तो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, और ओवर अ टाइम मेजर किया तो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, तो क्लास में बच्चों की अटेंडेंस मुझे चाहिए तो मैं एट ए टाइम कर सकता हूं, लेकिन मुझे चाहिए कि कितनी टीसी गई, कितना एडमिशन गया, तो ये तो ओवर अ ईयर में ही बता पाऊंगा ना। हो सकता है ना लास्ट ऑफ द ईयर में कोई ट्रांसफर का केस आ जाए, तो ये चीज तो हम ओवर अ टाइम ही बता सकते हैं। तो दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। अब स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, लेकिन फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कैपिटल, बैंक डिपॉजिट, ये सबको एट ए टाइम हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन फ्लो क्या है? जैसे कैपिटल फॉर्मेशन, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्या है दोस्त? ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब आगे बात कर लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों से पूछे जा रहा है कई सारे सेट में। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट सेट में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो ये जो चैप्टर है, इससे मैं, चलिए ये चैप्टर की बात छोड़िए, मैं कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपको 20 क्वेश्चन दूंगा। पूरा 40 मार्क्स का मैक्रो उसी में से आ रहा है दोस्त, लिख के ले लो आज के आज। ठीक है, बस वन शॉट खत्म होते ही हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या। तो इट इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट शोज हाउ मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज मूव बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। तो हम इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये कहते हैं कि मात्र दो ही एंटिटीज वर्क कर रही हैं पूरी इकोनॉमी में। एक तो फर्म्स जो प्रोडक्शन करती हैं और एक हाउस होल्ड जो कंजम्पशन करते हैं। तो हाउस होल्ड क्या करते हैं?
तो देखिए हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस देते हैं इनको, ठीक है, तो फैक्टर सर्विस देंगे तो ये फैक्टर पेमेंट देंगे इनको, ठीक है। अच्छा हाउस होल्ड क्या करेंगे, ये उल्टा हो गया है। हाउस होल्ड क्या करेंगे, अपनी स्पेंडिंग किसको देंगे, फर्म को देंगे। तो फर्म क्या इनको देगी, गुड्स एंड सर्विसेज दे देगी हाउस होल्ड को, ठीक है। ये चीज का ध्यान आपको रखना रहेगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीडीपी डिफ्लेटर का। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि क्या मेजर करता है, प्राइस कैसे चेंज हो रहा है ओवर अ टाइम, ठीक है। इस चीज को मेजर करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। इस चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें, इस पे बेस क्वेश्चन बन जाते हैं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, जीडीपी वेलफेयर या फिर एक्सटर्नलिटीज के नाम से पूछा जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको क्या करना है, आपने जीडीपी को एक्सप्लेन करना है। तो जीडीपी क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर, ठीक है, या अकाउंटिंग ईयर की बात आप कर ले, ठीक है। जीडीपी इग्नोर करता है वेलफेयर और एक्सटर्नलिटीज को। अब मतलब समझते हैं, चलिए जैसे समझते हैं कि हमने एक ब्रिज बनवाया, ठीक है, ब्रिज बनवाया दोस्तों, इससे आपकी जीडीपी ग्रोथ हो गई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। अब अच्छा आप एक ये बात सोचिए, जब वो ब्रिज बना होगा तो वहां पे जो झोपड़पट्टियां लगी होंगी उनको तोड़ दिया गया होगा ना, तो ये तो सोशल वेलफेयर के खिलाफ हो गई चीज। तो ये नेगेटिव क्वालिटी एस्पेक्ट जो है इग्नोर कर दिया जीडीपी ने, और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है इसका, कैसे, उसी ब्रिज से अब जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, ट्रेवल हो जाएगा, टाइम सेव होगा। तो क्वालिटी एस्पेक्ट को फिर से क्या किया, इग्नोर किया। तो ये चीजें को ही हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नलिटीज कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें थ्योरी क्वेश्चन में आ जाता है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन केयर व्हाइल कैलकुलेटिंग डिफरेंट मेथड्स या नेशनल इनकम्स, ठीक है। सो एक्सक्लूड इंटरमीडिएट गुड, हमेशा आपको इंटरमीडिएट गुड को एक्सक्लूड करना है, इसी के कारण ये प्रॉब्लम होती है डबल काउंटिंग की, ठीक है। देन डोंट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट जैसे गिफ्ट वगैरह है, इन सब को आपको इंक्लूड नहीं करना होता। एक्सक्लूड सेकंड हैंड सेल्स, सेकंड हैंड सेल्स अगर करी है तो उसे भी हमें क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा। अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है, जीडीपीएमपी जीएनपीएमपी, जीडीपीएफसी जीएनपीएफसी, एनडीपीएमपी एनएनपीएमपी एनएनपीएफसी और एनडीपीएफसी, इन सबको एक्सप्लेन करने का। सो आपको इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जी फॉर स्टैंड्स ग्रॉस और एन स्टैंड फॉर नेट इन फर्स्ट प्लेस, देन डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, एन स्टैंड्स फॉर नेशनल, और पी से आता है प्रोडक्ट, एमपी होता है मार्केट प्राइस और एफसी होता है फैक्टर कोस्ट। तो अब अगर आप एक इक्वेशन एक लाइन भी लिख दोगे कि जीडीपी एट एमपी रेफर्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस विच रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर एट मार्केट प्राइस, बस ये हो गई डेफिनेशन। और अगर मान लो यही सेम चीज मुझे एनडीपी एट एमपी की करनी है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए, चलो देखो ये चीज मैं आपको बता देता हूं बड़े अच्छे से, ध्यान देना, कि अगर हमें ग्रॉस दिया है, क्या दिया है आपको, ग्रॉस दिया है, ठीक है। तो अगर ग्रॉस से आपको नेट पर जाना है, ग्रॉस से किस पे जाना है, नेट पे, तो माइनस डेप्रीशिएशन करना होगा, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रीशिएशन करना होगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रख लें। फिर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, किस पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो NFIA क्या करना होगा, प्लस करना होगा, NFIA का क्या करना होगा, प्लस करना होगा, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस NFIA करना होगा। ऐसे ही मार्केट प्राइस से फैक्टर कोस्ट पर अगर जाना है तो माइनस NIT करना होगा, और अगर फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस NIT करना होगा। NIT हियर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और NFIA नेट, ये इसका फुल फॉर्म आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखे, और डेप्थ तो आप समझते हैं डेप्रिसिएशन, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कर कैसे एक वर्ड यूज होता है, वो भी कंप्लीट वर्ड आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, वैल्यू एडेड मेथड की ओर आ जाते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड में आपको वैल्यू एडेड निकालना है सबसे पहले,
वो कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेसेस करके भी लिखा आ सकता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मेन फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और सेल्स को निकालने के दो तरीके हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी या फिर डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट करके, ठीक है दोस्तों। तो इतना चीज का आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। सारी वैल्यू एडेड का समीशन करने पर आपको क्या मिल जाएगा? जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा, ठीक है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी एट एमपी निकलेगा या एनडीपी एट एमपी निकलेगा। फिर आती है आपकी इनकम मेथड दोस्तों। इनकम मेथड में आपका एनडीपी एट एफसी निकलेगा। देखो एक्सपेंडिचर मेथड अगर मैं बोलूं तो उसमें भी जीडीपी एट एमपी ही आपका निकलता है। तो बस इनकम मेथड इकलौती ऐसी है जिसमें क्या निकलेगा? एनडीपी एट एफसी। कैसे निकलेगा? कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है कि एम्प्लॉयज को क्या क्या अर्निंग होती है, तो एम्प्लॉयज को क्या क्या अर्निंग होती है? वेजेस एंड सैलरीज मिल जाते हैं, और साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मिल जाती हैं, जैसे पीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, ये सब। और ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब होता है कि ऑपरेट दूसरी चीजें से ऑपरेट करके उसने कमा लिया होगा, जैसे उसकी प्रॉपर्टी से ऑपरेट करके कमा लिया होगा या उसके बिजनेस से ऑपरेट करके उसने कमा लिया होगा। तो प्रॉपर्टी से हम क्या कमाते हैं? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। और बिजनेस से क्या कमाते हैं? प्रॉफिट। और मिक्स्ड इनकम भी रहती हैं, ठीक है। तो ये आपकी इनकम मेथड हो गई, ठीक है, डन। देन एक्सपेंडिचर मेथड की अगर बात करें तो इसमें आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जितने भी हाउस होल्ड है उनका सारा खर्चा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का सारा खर्चा। फिर आता है जीडीसीएफ, इस पे लफड़े फंसते हैं दोस्तों इसी मेथड में। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये कैसे मिलता है? जीएफसीएफ से, यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में कर दिया उसके चेंज इन स्टॉक। और अगर जीएफसीएफ नहीं है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो उसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। चलिए आ जाते हैं यूनिट 2 की ओर। तो यूनिट 2 आपका और इंपॉर्टेंट, ठीक है, 6 मार्क्स इससे आपको आराम से मिल जाएंगे। यूनिट 1 आपका 10 मार्क का था, ठीक है, और यूनिट 3 जो हम करेंगे आज वो 12 मार्क का है। तो देख लो आज का वेटेज हो गया 28 मार्क का दोस्तों, ठीक है, बहुत ही हैवी वेटेज है इसका। चलिए मनी एंड बैंकिंग, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। 6 क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। बार्टर सिस्टम क्या है, उसका फेलियर का रीजन क्या है, मनी क्या है, फंक्शंस क्या है, मनी सप्लाई मेजर्स क्या है, कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है, और क्रेडिट कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बार्टर सिस्टम को हम C2C इकोनॉमी भी कहते हैं, और इसी को हम गुड्स फॉर गुड्स का एक्सचेंज भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे गेहूं चाहिए, किसी के पास चावल थे, हमने एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। सो इसको ही हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसके फेलियर के 4 मेन रीजन माने जाते हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। मान लो मुझे गेहूं चाहिए, ठीक है, और सामने वाले को चावल चाहिए, और हम दोनों के पास वो एक दूसरे को देने की चीजें है ही नहीं, तो हम कैसे एक्सचेंज कर लेंगे? तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हर बार होगी, जरूरी नहीं है। देन लॉस ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है। अब मान लो गेहूं महंगी हो, चावल सस्ते हो, ठीक है। स्टोरेज का प्रॉब्लम है भाई, इसमें कोई स्टोर वैल्यू है नहीं किसी चीज की, ठीक है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट है, फ्यूचर में उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं ना। फ्यूचर में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक काम करो, तुम आज मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 साल बाद दूंगा, तो 10 साल बाद मैं क्या दूंगा, कैसे दूंगा, क्या वैल्यू रह जाएगी उसकी, क्या नहीं रह जाएगी, डोंट नो ना। सो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट भी नहीं हो पाता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आ गए मनी भाई साहब, मनी भाई, ठीक है। सो मनी भाई मैदान में उतर गए बहुत सारा पैसा लेके, और इन मनी भाई ने अपनी डेफिनेशन बताई कि मैं हूं मींस ऑफ एक्सचेंज, मतलब मैं एक्सचेंज का एक जरिया हूं, ठीक है। इसके फंक्शंस पे इंपॉर्टेंट कहानी बन जाती है, इसके ये है क्वेश्चन स्टार मार्क, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। फंक्शन में पहला ही फंक्शन उसकी डेफिनेशन से आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, मेजर ऑफ वैल्यू भी देता है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी देता है। इनको बहुत अच्छे से पढ़ लो,
डिटेल में कर लो, ये क्वेश्चन आएगा। देन मनी सप्लाई और मेजर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, मनी सप्लाई एंड मेजर्स। 2 मिनट रुकिएगा दोस्तों। यस, तो अब हम बढ़ जाते हैं मनी सप्लाई एंड मेजर्स की ओर। सो मनी सप्लाई कहता है, मनी सप्लाई का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन वेरियस फॉर्म्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोगों के पास जो भी प्रकार का पैसा रखा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के मेजर्स हैं 4 तरीके के, ठीक है, M1, M2, M3 और M4। M1 क्या शो करता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट और प्लस में अदर डिपॉजिट्स अगर हम कर दे तो M1 निकल जाता है। और M1 के साथ में पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अगर हम इंक्लूड कर दें तो M2 बन जाता है। और वहीं M1 के साथ में अगर हम टाइम डिपॉजिट डाल दें कमर्शियल और सारे कोऑपरेटिव बैंक्स की तो ये क्या बन गया, M3 बन गया। और M3 के साथ में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स सारी डाल दें, टोटल डिपॉजिट डाल दें, ठीक है, तो M4 तैयार हो जाएगा। ये था आपका मनी सप्लाई एंड मेजर्स। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस बहुत कम, रेयर चांस है इस क्वेश्चन को आने की, बट पता होना चाहिए कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जमा कर सकते हो आप उसमें, वहां से लोन ले सकते हो आप, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन करता है मतलब फाइनेंस करता है आपको, फंड ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, एजेंसी फंक्शन करता है। मान लो मुझे आज किसी से पैसा लेना है तो मेरे बिहाफ पे कौन पैसा ले लेगा, बैंक ले लेगा, तो दैट इज अ एजेंसी फंक्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आ रहा है वीवीआईएमपी क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर सेंट्रल बैंक के फंक्शन। वीवीआईएमपी है भाई, ये आता ही आता है, लिख लो बिल्कुल अच्छे से। एक एक ये जो 5 फंक्शन डाले हैं ना यहाँ पे, एक एक को 3-3 पॉइंट में एक्सप्लेन कर लेना, लिख लेना, रट लेना। बैंक ऑफ इशू, सारी करेंसीज को इशू करने की जिम्मेदारी किसकी है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक भारत का कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखो। बैंकर टू द बैंक, यानी कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक का भी क्या है, ये बैंक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारी बैंकिंग के काम कौन करता है, आरबीआई करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज जितना भी दूसरे देशों की करेंसी का फॉर्म है हमारे पास वो संभाल के कौन रखता है, आरबीआई करता है। क्रेडिट कंट्रोल करने का मेन काम किसका है, आरबीआई का है। ठीक है दोस्तों, ये फंक्शन आपके जरूरी हैं। अच्छा, क्रेडिट कंट्रोल पे भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ये है आपकी स्क्रीन पे, ये 2 क्वेश्चन वीवीआईएमपी थे, ये पिछले वाला भी और ये नए वाला भी। चलो समझते हैं। तो 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। कौन से, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब होता है सेल्स एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं भाई, पब्लिक गवर्नमेंट के, जो पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज है उनके शेयर्स बेच देना, ये काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा। एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो, ये मिनिमम अमाउंट होता है जो कि कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना होता है, और ये कौन सेट करता है, आरबीआई सेट करता है। तो सीआरआर इसमें एक पहला होता है और एक होता है एसएलआर। सीआरआर का मतलब वो अमाउंट जो आरबीआई के पास रखना है हर बैंक को अपना अपना, और एसएलआर वो अमाउंट होता है जो बैंक को खुद के पास रखना होता है। और ये कौन डिसाइड कर रहा है, आरबीआई डिसाइड कर रहा है। व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जैसे मैं लोन लेने गया, मुझे चाहिए 10 लाख का लोन, लेकिन बैंक कभी पूरा लोन देता है क्या, नहीं, बैंक देगा आपको 9 लाख का लोन। तो ये जो 10% का गैप आया ना, तो ये 10% का गैप ही क्या कहलाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। देन आता है आपका मोरल सुसेशन। मोरल सुसेशन का मतलब होता है जो भी आरबीआई एडवाइस कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, किसको, कमर्शियल बैंक्स को। क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग, रैशनिंग पार्ट्स बना देना, फिक्स कर देना कि इतना ही क्रेडिट देना है इस फील्ड को, इस फील्ड में इतना ही देना है पैसा, ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। ये डिसाइड भी कौन करता है, आरबीआई करता है। चलिए चलते हैं यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 में मात्र पहला चैप्टर में आपका, यूनिट 3 के पहले चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड पढ़ो। तो एग्रीगेट डिमांड की मीनिंग समझ लेते हैं।
तो ये एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो कि लोग प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए एक स्पेसिफिक इनकम लेवल पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड वो क्वांटिटी है गुड्स की जो कि लोग प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक इनकम लेवल पे। ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या है? सेम एज एक्सपेंडिचर मेथड लिख दो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। अच्छा, यहां पे ये जो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना दोस्त, ये है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या है ये? आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला भी इसका आपको पता होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट सी प्लस आई। ये टू सेक्टर मॉडल का फॉर्मूला है। कंजम्पशन फंक्शन आपको पता होना चाहिए, जिसमें सी बार क्या कहलाता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी क्या कहलाता है आपका? फटाफट से बताओ, बी क्या कहलाता है? अच्छा 2 मिनट, हाँ, बी क्या कहलाता है? एमपीसी कहलाता है। वाई क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है एग्रीगेट डिमांड में? तो ब्रेक इवन पॉइंट आता है जब कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम हो जाए। ठीक है, इसके टाइप्स हैं कंजम्पशन के, एपीसी और एमपीसी। एपीसी क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एमपीसी क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई और एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। याद रखना, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एएस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एएस में भी वही सारी चीजें, सबसे पहले आप डेफिनेशन पता कर लें। कंपोनेंट दो हैं, सेविंग और कंजम्पशन। फॉर्मूला इसका क्या है? तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, वाई इज नेशनल इनकम। फॉर्मूला क्या हो गया? कंजम्पशन प्लस सेविंग। ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? एस इक्वल टू 0 पर। इसके टाइप्स क्या हैं? एपीएस और एमपीएस। एपीएस का फॉर्मूला, एमपीएस का फॉर्मूला। देन सेविंग फंक्शन आपको पता होना चाहिए, माइनस सी बार, 1 - बी और वाई। ठीक है, चलो रिलेशनशिप बात कर लेते हैं। तो एपीसी और एपीएस दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, इन पे जो इनकी पॉसिबल वैल्यूज है ना, इस पे एमसीक्यू बन जाएगा। पॉसिबल वैल्यूज पर क्या बन जाएगा? एमसीक्यू बन जाएगा। ठीक है, कि एपीसी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है, सोचना होगा। तो ये ढूंढकर लिख लेना अपने नोट्स में, पॉसिबल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वर्सेस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक्स आंटे सेविंग, एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इन क्वेश्चंस को सर्च करो, समझ लो। जो नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं समझा दूंगा एक पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो डाल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केनेजियन थ्योरी, केनेजियन थ्योरी में एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है और सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है यहां से? 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो उसके डायग्राम में आता है दोस्तों। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल और ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है? इसमें से एक की डेफिनेशन तैयार कर लो, नाम चेंज करते चलो, आंसर आते जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ वीवीआईएमपी क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन आता ही आता है। 3 तरीके हैं। पहला, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा, 1 अपॉन एमपीएस। तीसरा, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीएस। मिनिमम वैल्यू कितना है? 1 के बराबर, मैक्सिमम इन्फिनिटी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेस डिमांड क्या है? डेफिसिट डिमांड क्या है? उसके करेक्शन कैसे होंगे और उसके रीजन क्या होंगे? इंपैक्ट ज्यादा नहीं पूछता है, बट ये ज्यादा पूछता है। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से कर लो। देन द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्या है, और विथ डायग्राम एक्सप्लेन करो इनको। ठीक है, विथ डायग्राम। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 खत्म है। पार्ट 2 हम जल्द शाम को मिलते हैं और इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इन चीजों को तो आपको करना है किसी भी हालत में। ठीक है, और इतना कर लोगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो दोस्त। जय हिंद, जय भारत।